हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसादी अपने चैनल के माध्यम दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके मेरे प्यारे पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी का है और मैं लेके आया हूं, और आप लोग इसको विशेष देखिएगा और आपके बोर्ड पेपर 100% यहाँ से 2 से 3 नंबर को आपके पेपर में फंस जाएगा। तो 2 से 3 नंबर आप कवर करिए केवल 5 क्वेश्चन को पढ़कर मेरे प्यारे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहले आपका दिया गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या महत्व क्या है, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ लेना लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन आपको पढ़े भी होंगे। तो इनके महत्व के बारे में क्या होता है, देखिए आपको पता है कि सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री तथा समसूत्री प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण उसमें कोई विभिन्नता नहीं हो पाती, और प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित रहती है। लैंगिक जनन करने वालों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे उसमें भिन्नता आ जाती है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते मेरे प्यारे चलते हैं। देखिए मैं आप बात यही करूंगा कि आपको लिखना कैसे मैं लिख के बताऊंगा, और इसको आपको बाद में क्लास के रूप में समझा दूंगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में की जनन पद्धति में क्या अंतर, यानी यहाँ पर एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में अंतर क्या होगा, इस बात के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक कोशिकीय जीव अधिकतर विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से के द्वारा जनन करते हैं। इसमें सिर्फ एक कोशिका ही होता है। ये सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं, यहाँ पर कोशिका होगा। और बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है, और वे मुख्य रूप से लैंगिक जनन क्रिया करते हैं। याद करिएगा, जो आपके बहुकोशिकीय होते हैं वो क्या होते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, और बहुकोशिकीय क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। लेकिन आपका जो एक कोशिकीय जीव होते हैं हमेशा अधिकतर क्या होते हैं, विखंडन हो गया, मुकुलन होगा, पुनरुद्भवन, और इन सभी विधियों के द्वारा क्या करते हैं मेरे प्यारे, जनन करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका जो है, ये तीसरा क्वेश्चन, बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है, इसको भी आप देख लीजिए। बीजाणु जनन से जीवों को यह लाभ है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु या स्पर्म नष्ट नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपितु बीजाणुघानी अपने चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण बना लेते हैं, जो इन्हें नष्ट नहीं होने देता। वातावरण में अनुकूल परिस्थिति में बहाल होने पर बीजाणुघानी की मोटी भित्ति फट जाती है और जीवाणु बाहर आ जाते हैं। अतः जीवाणु जनन से ज़्यादा संख्या में एक जल्दी से जीव अपनी संतानों की उत्पत्ति कर लेता है। यही मेरे प्यारे का बीजाणु जनन है, जिससे जीवों का लाभ होता है। इसको आप फटाफट नोट करिएगा, बाकी मैं आपको बाद में क्लास के रूप में समझा दूंगा, दिक्कत नहीं लेना है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के रखिएगा। इसको हम रजोधर्म, ऋतुस्राव या मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो लगभग एक दिन तक यह जीवित रहता है। गर्भाशय के प्रतिमान निषेचन की प्राप्ति हेतु तैयार करता है, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं अस्पंजी हो जाती है, जो अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस पर्त की भी आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह पर धीरे धीरे टकरा कर योनि मार्ग से क्या होता है, रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाता है। इस चक्र में लगभग यह चक्र लगभग एक माह में इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, तथा इसे मेरे प्यारे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। इसको आपको नोट कर लेना बेहतर है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंग तथा आवश्यक अंग के में क्या भिन्नता है, ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक प्ररूपी पुष्प के 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। पहले आपको बाह्य दलपुंज होता है, उसके दलपुंज पुमंग होता है, एक जायांग होते हैं। अब इसमें ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। इसमें 2 बाहरी चक्रों यानी कि बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज को सहायक अंग एवं भीतरी 2 चक्रों यानी कि पुमंग और जायांग को आवश्यकता अंग होते हैं, जो होते हैं उसको आवश्यक अंग कहते हैं। सहायक अंग फूल को आकर्षित बनाने के लिए तथा आवश्यक होता है, और उसको रक्षा भी प्रदान करते हैं। उसके बाद आवश्यक अंग जो जनन का कार्य करता है, इसमें यही भिन्नता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सहायक और आवश्यक अंग में भिन्नता क्या है। तो आपको समझना है कि जो आपके जल क्या होते हैं, इसमें जो बाहरी चक्र यानी कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के में सहायक अंग होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आपके सहायक अंग होते हैं। एवं भीतरी 2 चक्रों यानी कि पुमंग और जायांग की को क्या कहते हैं, हम आवश्यक अंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों, सबसे पहला काम आप लोग दोनों चीज़ों क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पर सहायक अंग किसे कहेंगे, दूसरा आपका क्या होता है, आवश्यक अंग किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि 2 बाहरी चक्र यानी कि दलपुंज और बाह्यपुंज जो होता है आपके सहायक अंग होते हैं, बाकी पुमंग और जांग क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। और क्या करते हैं आपके सहायक अंग क्या करते हैं, फूलों क्या करता है, आकर्षक बनाते हैं। लेकिन आपके जो आवश्यक अंग होते हैं या क्या होते हैं, जनक्रिया करते हैं। इस बात को आपको क्या करना मेरे प्यारे, याद कर के रख लेना है।
अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको समझ में होगा, फटाफट आप इसको नोट करिएगा, बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे बताइएगा।